अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम केपीपीएससी का एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे लेक्चरर बॉटनी के सब्जेक्ट में, जिसके जरिए आप लोगों को हेल्प मिल सकेगी कि लेक्चरर बॉटनी के टेस्ट की तैयारी कैसे की जा सकती है और उस टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। लेक्चरर बॉटनी का टेस्ट एमसीक्यूज के फॉर्मेट में होता है और एमसीक्यूज को जज करना, क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझना और राइट आंसर को क्लिक करना, ये एक आर्ट है। तो हम आज ये आर्ट सीखेंगे और देखेंगे कि हम कैसे मिस्टेक से बचे बगैर ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगरचे ये वीडियो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये फायदा सब स्टूडेंट्स को देगी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी या लेक्चरर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सेम एमसीक्यूज फॉर्मेट में टेस्ट सबका होना है और सेम मिलते जुलते जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं और सिलेबस भी सारे पब्लिक सर्विस कमीशन का बॉटनी का सेम है, क्योंकि सब एचईसी को फॉलो करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ हो चुका है और ये मजीद एक पोस्टर है जो आप लोगों को फायदा देगा। इसमें मैं यहाँ पर एक चीज नोट करवा दूं कि केपीके के बच्चों ने जिन्होंने लेक्चरर बॉटनी के लिए अप्लाई कर रखा है, उनका 31 अक्टूबर को टेस्ट है। तो 1 अक्टूबर से हमारे सेशन का आगाज हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये वो पास्ट पेपर है जो हम डिस्कस करेंगे। 45 क्वेश्चंस हैं, सारे सब्जेक्ट रेलिवेंट हैं। ये केपीपीएससी का फॉर्मेट ऐसा है, बाकियों का ऐसा नहीं है। किसी के 100 मार्क्स का टेस्ट है, किसी का 50 नंबर का टेस्ट है, किसी के 50 एमसीक्यूज हैं, किसी के 100 हैं, किसी का अकेला सब्जेक्ट है, किसी का सब्जेक्ट प्लस पेडागोजी है। ये जस्ट सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चंस हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ। ऑर्निथोलॉजी किस चीज की स्टडी है? क्या ये इंसेक्ट्स की स्टडी है? नहीं, इंसेक्ट्स की स्टडी तो एंटोमोलॉजी होती है। इसका राइट आंसर है बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। फोसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं और बी कीपिंग एक बिल्कुल अलग डिसिप्लिन है। तो राइट आंसर विल बी बर्ड्स। यहां भी आप देख सकते हैं ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड। जमीन से बाहर आउटर स्पेस में अगर आप लाइफ को स्टडी करते हो, ढूंढते हो, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? दैट टर्म इज एक्सोबायोलॉजी। हम इसका कंपैरिजन करते हैं चारों टर्म्स का, क्योंकि यूजेनिक्स एक डिफरेंट सी टर्म है, इथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में भी 2-3 टर्म्स इसमें से आपने ना सुनी हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सोबायोलॉजी जो कि हमारी राइट टर्म है वो क्या है। एक्सो मीन्स आउटर, आप आउटर स्पेस में लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए एक्सोबायोलॉजी। यूजेनिक्स क्या है? ये वो तमाम प्रैक्टिसेस हैं, बिलीव्स हैं, या ये वो तमाम नॉलेज है जिसके जरिए हम ह्यूमंस की जेनेटिक क्वालिटी को बेहतर करने पर काम करते हैं। तो ये जेनेटिक्स में पढ़ाई जाती है यूजेनिक्स। इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर की स्टडी है और एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज को और कल्चर्स को, उनकी डेवलपमेंट को। सो राइट आंसर इज एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज अ मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल किस टाइप का मॉलिक्यूल है? इज इट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कैटायनिक और एनायनिक? तो जो क्लोरोफिल है ये आप देख सकते हैं आपके सामने ऑन स्क्रीन एक मॉलिक्यूल है। अगर आपको इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ी हुई नजर आ रही हैं तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो क्लोरोफिल पे एज इट इज कोई अलग से चार्ज भी नहीं होता, तो हम इसको कैटायनिक और एनायनिक की कैटेगरी में नहीं लेकर जाएंगे, हम इसको काउंट करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग इन ऑफ लिक्विड मटेरियल इनटू द सेल। सेल के अंदर किसी चीज का आ जाना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। यहां पे वो है ही नहीं, तो हमने उसमें से इनमें से सही ढूंढना है। टेकिंग इन ऑफ लिक्विड, एक्चुअली एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप्स हैं। फेगोसाइटोसिस यानी कि सॉलिड चीज को अंदर ले आना, पिनोसाइटोसिस लिक्विड चीज को अंदर ले आना। तो राइट आंसर इज पिनोसाइटोसिस। इसका पिनो का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज टू ड्रिंक, कि अगर आप कोई सेल या कोई ऑर्गेनिज्म किसी चीज को ड्रिंक कर रहा है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच हेल्प इन पोलिनेशन। प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स में पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। कुछ एडवांस बुक्स में ज्यादा टाइप्स भी लिखी हैं, लेकिन 3 बेसिक हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए है, क्लोरो का मतलब ही ग्रीन है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, इसके जिम्मे है फूड स्टोर करना, चाहे वो स्टार्च है, शुगर है, लिपिड्स है या प्रोटीन्स हैं। क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, जिस तरह क्रोमोसोम, क्रोमोप्लास्ट, गूगल क्रोम,
जहां पे कलर की बात होगी, क्रोम का जिक्र आएगा, क्रोमा का जिक्र आएगा, तो क्रोमोप्लास्ट पौधों को बहुत सारे कलर्स देते हैं। ये फूलों की पत्तियों में भी होते हैं, ये फलों के छिलकों में भी होते हैं, तो यही पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सो राइट आंसर विल बी क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस एंड एडिएंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, एडिएंटम उसके मुकाबले में एक ट्रिडोफाइट है। हमने एक ट्रिडोफाइट और एक जिम्नोस्पर्म में कुछ कॉमन ढूंढना है, तो देखते हैं। कैम्बियम, चले साइकस कर लेगा ग्रोथ, वो बाहर को भी फैल जाएगा, लेकिन क्या एडिएंटम करेगा? नहीं, एडिएंटम तो मेडन हेयर फर्न है, बिल्कुल बारीक सा एक पौधा, छोटा सा। तो यहां पर आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इतना छोटा पौधा स्कैंडी ग्रोथ नहीं करेगा, तो कैम्बियम नहीं है। वेजल्स, वेजल्स जाइलम के अंदर पाई जाती हैं, जाइलम के अंदर बहुत तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स हैं, वेजल्स हैं। ट्रैकिड्स तो ऑलमोस्ट सारे वेस्कुलर प्लांट्स में, लेकिन वेजल्स मोस्ट एडवांस प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, इन दोनों के पास ही नहीं है। सीड्स, सीड्स जिम्नोस्पर्म के पास हैं, लेकिन एडिएंटम के पास नहीं है, क्योंकि ट्रिडोफाइट्स आर सीडलेस प्लांट्स। सो राइट आंसर विल बी मोटाइल स्पर्म्स, इन दोनों के जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं, तो सही आंसर हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लोरोफाइसी, जिसे आप क्लोरोफाइटा भी कहते हैं, एलजी का ग्रुप है, द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है इस ग्रुप में? आइसोगेमी, जिसमें गेमीट्स सेम साइज सेम शेप के होंगे। एनाइसोगेमी, जिसमें उनके साइजेस डिफरेंट होंगे, स्ट्रक्चर वगैरह सेम हो सकते हैं, साइजेस डिफरेंट होंगे। या ओगेमी, जिसमें वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि क्लोरोफाइटा के अंदर बहुत सारी वैरायटी है और सारी स्पीशीज के अंदर किसी में आइसोगेमी है, किसी में एनाइसोगेमी है और किसी में ओगेमी है। सो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिसरेक्शन प्लांट। हाँ जी, कौन सा प्लांट है जिसे रिसरेक्शन प्लांट का नाम दिया गया है? बिल्कुल एक यूनिक सा नेम है, तो देखते हैं। हमारे पास चार नाम है, रेफ्लेसिया है, सिलेजिनेला है, क्लोरेला। क्लोरेला तो वो ग्रीन, ये एलजी है, ग्रीन एलजी। सिलेजिनेला ट्रिडोफाइट्स में आप पढ़ते हो, तो आपके लिए दो डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं, रेफ्लेसिया और वेल्विशिया। इनमें से हमारे पास जो राइट आंसर है वो सिलेजिनेला है, ट्रिडोफाइट है। ये कैसे है? इसको रिसरेक्शन प्लांट इसलिए कहते हैं कि इसे जब भी पानी मिलेगा ये वापस पलट के आएगा, ये दोबारा से ग्रीन हो जाएगा, तो इसलिए ये अपने आप को बचाने की सलाहियत रखता है। रफलेसिया उसके मुकाबले में दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, जिसमें से इंतहाई बुरी स्मेल आती है, इसलिए इसको कॉप्स फ्लावर यानी कि बदबूदार लाश वाला फूल भी कहा जाता है। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। इस पे भी बहुत सारी बहस है, एक और फूल को भी दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहा जाता है। वेल्विशिया, ये एक यूनिक सा पौधा है, डेजर्ट एरियाज में ज्यादातर पाया जाता है। दो पत्ते होते हैं, लेकिन उन पत्तों में इतनी स्प्लिटिंग हो जाती है कि हमें लगता है कि ढेर लगा है पत्तों का, हालांकि सिर्फ दो पत्ते हैं। लेकिन इसको डेफिनेटली रिसलेक्शन प्लांट तो नहीं ना कहते, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस इन ड्रायोप्टेरिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। अब ये एक ट्रिडोफाइट का नाम है, इसमें मियोसिस कब हो गई? भाई कोई भी प्लांट हो, वो ब्रायोफाइट हो, ट्रिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, सबके अंदर किसी भी पौधे का नाम लेकर वो आपसे पूछ लें, सारे के सारे पौधों में मियोसिस होती है स्पोर बनाते वक्त। इसके मुकाबले में एनिमल्स में मियोसिस होती है गमीट बनाते वक्त। पौधों में गमीट माइटोसिस से बन जाते हैं, तो पौधों में मियोसिस होती है ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। सो राइट आंसर विल बी स्पोर फॉर्मेशन। भी गमीट फॉर्मेशन माइटोसिस से हो रही है, सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं माइटोसिस से बन रहे हैं, स्पोर जर्मिनेट कर रहे हैं यानी कि ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ होती माइटोसिस से है। तो यहां पे राइट आंसर है स्पोर फॉर्मेशन। आप ड्रायोप्टेरिस देख रहे हैं, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कॉमन प्लांट्स हैं, जहां पे मॉइस्ट मिलेगी, शेड मिलेगी, लाइट कम होगी, ये वहां पे ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट है एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील इज फाउंड इन। अब साइफनोस्टील वो है जिसके अंदर पित्त है, तो ये स्टील की एक टाइप है। जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट पैटर्न्स को स्टील कहा जाता है, उसमें साइफनोस्टील एक टाइप है, एडवांस टाइप काउंट होती है। और एक्टोफ्लोइक फिर आगे उसकी एक टाइप है जिसमें फ्लोएम बाहर है। एक एम्फीफ्लोइक होता है जिसमें जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होता है, लेकिन ये एक्टोफ्लोइक है। तो हमने देखना है कि इसमें से जिन 6 में से कौन से दो ऐसे हैं जिनके पास ये वाली स्टील है, या फिर ऑल ऑफ दिस कैन बी द राइट आंसर। तो हमने यहां पर डिटेल में काम किया है। पहले ऑप्शन में देखें एडियंटम, इसके पास सोलेनोस्टील है और वो भी एम्फीफ्लोइक टाइप। फैमिली कुकुरबिटेसी में है साइफनोस्टील,
लेकिन वो डेफिनेटली अपनी मैच तो नहीं ना करेंगे। सोलेनोस्टील और साइफोनोस्टील दो अलग चीजें हैं, और हमने दो ऐसे पौधे ढूंढने हैं जिनके दोनों के पास ये वाला हो। मार्सिलिया के पास एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील है, वो भी इसके साथ नहीं काउंट हो रहा। बोट्राइकम के पास साइफोनोस्टील है, लेकिन अब इसके पास एम्फीफ्लोइक है तो वो भी यहां पे काउंट नहीं होगा। ये नेक्स्ट दो प्लांट्स हैं ऑस्मंडा एंड इक्विसिटम, इन दोनों के पास एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील है। अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं इस क्वेश्चन को इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन मानता हूं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अनकॉमन होता है कि अनयूजुअल होता है कि हम ऐसा करें कि एक एक पौधे के अंदर स्टील पैटर्न्स याद करें। तो ये क्वेश्चन एक बार आया है, रिपीट भी हो सकता है, यानी कि जो क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बार आ जाता है उसके रिपीट होने के चांसेस ना आने वाले क्वेश्चन से ज्यादा ही होते हैं। तो आप इसको एक दफा जरूर याद कर लें कि एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील की बात हो रही है और जिन दो पौधों का जिक्र हो रहा है वो ओस्मंडा और इक्विसिटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्क्यूटा, जिसे आकाश बेल या अमर बेल कहते हैं, ये किस टाइप का पैरासाइट है? चार ऑप्शन है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, एपीफाइड या टोटल रूट पैरासाइट। अब हमने पैरासाइट ढूंढना है एक्चुअली, क्योंकि ये पैरासाइट है। क्या ये सिर्फ स्टेम पर डिपेंड करता है, क्या ये सिर्फ रूट पे डिपेंड करता है, या ये किसी हद तक स्टेम पर और किसी हद तक दूसरे स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है टोटल स्टेम पैरासाइट। ये जिस प्लांट पे ग्रो करेगा ये टोटली उसकी स्टेम पे डिपेंड करेगा, ये उसकी रूट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये पार्शियल स्टेम नहीं, टोटल स्टेम पैरासाइट है। तो ये भी नई टर्म्स हैं, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा और उन्होंने ये टर्म कभी नहीं पढ़ी थी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रस रूट्स इन मेज डेवलप फ्रॉम। मकई के पास फाइब्रस रूट्स होती हैं, तो वो कहां से डेवलप हो रही हैं? तो ऑप्शन है लोअर नोड, अपर नोड, लोअर इंटरनोड, अपर इंटरनोड। पहली बात ये कि ये रूट्स नोड से डेवलप होनी है। आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपके पास ये नोड्स हैं, ये नोड है, ये वाला पॉइंट नोड है और ये वाला पॉइंट नोड है। तो नोड से निकलती हैं ये रूट्स। अब ये लोअर नोड से निकल रही है या अपर से? वो नोड जो जमीन के करीब तरीन है वो डेफिनेटली लोअर नोड कहलाएंगे। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ऐसा नहीं होता कि मकई के पौधे के ऊपर से जड़ें निकल के नीचे आ रही हूं, जो जमीन के करीब करीब नोड्स होते हैं वहां से ये जड़ें निकल रही होती हैं। तो इसलिए हमारे पास राइट आंसर होगा लोअर नोड्स। तो हम यहां पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लोअर नोड्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट्स ऑफ डेलिया आर। अब डेलिया बहुत खूबसूरत प्लांट है, तो इसकी रूट्स किस तरह की हैं? क्या वो फाइब्रस हैं या ट्यूबरस हैं? और अगर ट्यूबरस हैं तो किस टाइप की ट्यूबरस हैं? वो नेपी फॉर्म है, फेसिकुलेटेड है, या और भी वैसे टाइप्स होती हैं, फ्यूजी फॉर्म वगैरह होती है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। या फिर ये फाइब्रस रूट्स हैं या जिमिलेटरी हैं? तो आप इसकी रूट्स देख सकते हैं, ये आपको कम से कम फाइब्रस नजर नहीं आ रही। ये ट्यूबरस है, अच्छी खासी फूली हुई जड़ें हैं, तो हम इसको किस कैटेगरी में काउंट करेंगे? हमारा राइट आंसर है फेसिक्यूलेटेड रूट्स। ये इसकी रूट जो होती हैं वो फेसिक्यूलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कोलोकेशिया टेक्स प्लेस थ्रू। अभी लास्ट में जब हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पेपर पिछली वीडियो में डिस्कस करके आए हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन था कोलोकेशिया के बारे में, कॉर्म के बारे में। तो अब यहां पर चीजें रिलेट करते हैं। यही चीज मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब आप एक पास पेपर की वीडियो देखते हैं तो आप उससे रेलेवेंट बाकी वीडियोस भी देखा करें, क्योंकि फिर चीजें मिलना जुलना शुरू हो जाती हैं। एक की गाइडेंस आपकी दूसरी में हेल्पफुल साबित होती है। तो यहां पर बात हो रही है कि कचालू में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है किस तरीके से होगी। तो कचालू यानी कोलोकेशिया में कॉर्म पाए जाते हैं, ये रिड्यूस्ड स्टेम पाए जाते हैं, तो इसलिए इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कॉर्म के थ्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है zigzag डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज एग्जांपल ऑफ। जी, जब एक इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होती है तो उसमें लेटरल ब्रांचेस निकलनी होती हैं। वो किस पैटर्न में निकलनी होती हैं? यानी कि फूल बनने होते हैं, क्या वो सारे राइट साइड पे बनेंगे या लेफ्ट साइड पे बनेंगे, या पैटर्न बदल के अल्टरनेट बनेंगे? तो यहां पे हमारे पास राइट आंसर है स्कॉर्पियाइड खाइम इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है, एक हेलिकॉइड खाइम है, एक स्कॉर्पियाइड है। आप फर्क चेक कर सकते हैं। स्कॉर्पियाइड खाइम में क्या है कि अगर एक फूल पहला फूल राइट साइड पे लगा है तो दूसरा फूल लेफ्ट साइड पे है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये अगेन राइट है, ये फिर लेफ्ट है और ये राइट है। ये स्कॉर्पियाइड है और यही हमारा राइट आंसर है। हेलिकॉइड में क्या है कि ये भी राइट है,
ये भी राइट है, ये भी राइट है, या तो सारे फूल राइट पे हैं या सारे फूल लेफ्ट पे हैं। तो हमने इसमें से राइट आंसर ढूंढना होता है, तो हमारा राइट आंसर है स्कॉर्पियाइड। वैसे स्कॉर्पियन से ये वर्ड निकला है बिच्छू से, तो जिस तरह बिच्छू अपनी टांगे बदल बदल के चलता है अल्टरनेट पैटर्न्स में, तो इसमें जो फूलों के निकलने का पैटर्न है वो उससे मिलता जुलता है, तो यहाँ पे टर्म यूज की गई है स्कॉर्पियाइड खाइम। ये राइट आंसर को हाईलाइट भी किया गया है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट फ्लावर इज ऑफ, आपने लार्जेस्ट फ्लावर पढ़ा के रफलेसिया में है। सबसे छोटा फूल किसमें है? सबसे छोटा फूल है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया, क्योंकि नाम यहाँ पे मेंशन भी है, रफलेसिया आर्नल्डी सबसे बड़ा फूल है, तो जहां पे हमारे पास ये सबसे छोटा फूल है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया। अब ये सबसे बड़ा फूल बना हुआ है, ये सबसे छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, ये एक ह्यूमन फिंगर पे बहुत सारे लगे हुए हैं। और फूल की डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा कि हमेशा वो रंग बिरंगा फूल होगा, सब्ज फूल हो सकते हैं, बेरंगे से फूल हो सकते हैं जिस तरह ग्रासेस में होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन बुगनविलिया द लार्ज कलर्ड स्ट्रक्चर्स आर। बुगनविलिया एक बेल है, हम घरों पे लगाते हैं दीवारों पे या अपने गेट्स पे, तो उसमें ये जो पर्पल से फ्लावर्स आपको फ्लोरल पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है? हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि फूलों की पत्तियां पेटल्स हैं, लेकिन ये नहीं है। यहां पर फूल कौन से हैं? अगर आप इस को गौर से देखें तो ये सर्कल के अंदर ये व्हाइट कलर के फूल हैं, तो ये जो बाहर पर्पल साइड के पर्पल कलर के जो साइड पे पत्तियां, ये क्या है? ये है हमारे पास इस फूल की ब्रैकेट्स, यानी कि पेटल लाइक ब्रैकेट्स। राइट आंसर होगा पेटलाइड ब्रैकेट्स। वहां पर भी थे, यहां पर आप अगेन देख सकते हैं ये व्हाइट फ्लावर्स हैं और उनके बाहर ये पर्पल कलर की, रेड कलर की, समटाइम्स व्हाइट समटाइम्स येलो कलर की, ये पेटल लाइक ब्रैकेट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन। हम एक कार्पल के स्ट्रक्चर में तीन चीजें पढ़ते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जो सबसे ऊपर है वो स्टिग्मा है, उससे नीचे स्टाइल है, फिर ओवरी है। तो स्टाइल के आगे टाइप्स हैं, एपिकल स्टाइल है जिसमें जो स्टाइल है वो ओवरी की टिप से निकल रहा है, लेटरल स्टाइल है जिसमें स्टाइल ओवरी की साइड से निकल रहा है, और एक है हमारे पास गाइनोबेसिक स्टाइल जिसमें ओवरी की बेस से स्टाइल अराइज होता है, यानी कि स्टाइल यहीं से अराइज होता है और ऊपर तक जाता है। यहां पर साइड से अराइज हो रहा है, यहां पर टिप से अराइज हो रहा है। तो स्टाइल की हम अरेंजमेंट देखते हैं, क्या वो एपिकल है, लेटरल है या गाइनोबेसिक। तो यहां पर हमने राइट आंसर ढूंढना है कि गाइनोबेसिक स्टाइल कौन से पौधे में है। चार ऑप्शंस है हमारे पास, रेननक्यूलस, ओसिमम, कोलोकेशिया और सेंटेला। तो इसमें राइट आंसर है हमारे पास ओसिमम, यानी कि न्याज बू। ये वो पौधा है जिससे मॉस्किटोज जो होते हैं वो अट्रैक्ट फील नहीं करते, उससे दूर भागते हैं, तो ये इसे हम मॉस्किटो रिपेलेंट भी कहते हैं। इनफैक्ट ये इंसेक्ट रिपेलेंट है, ज्यादातर इंसेक्ट्स जो हैं वो इसके अरोमा से बेजार होते हैं, तो वो इससे दूर भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रोइलिया ट्यूबरोसा सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय। ये एक पौधा है, कॉमन भी नहीं है, अनकॉमन सा प्लांट है, अनयूजुअल सा प्लांट है। तो इसके अंदर सीड डिस्पर्सल का कौन सा मैकेनिज्म है? क्या पैराशूट मैकेनिज्म है, मतलब कोई पर है, कोई विंग्स हैं जो उसको नीचे लेकर आ रहे हैं? सेंसर मैकेनिज्म है, यानी कि वाटर वगैरह की उसको हेल्प मिलती है, या जैकुलेटर, एक प्रेशर से वो अपने सीड रिलीज करता है, या नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज जैकुलेटर मैकेनिज्म। आप देख सकते हैं कि इसके सीड्स एक प्रेशर के साथ, एक बर्स्ट के साथ निकलते हैं, और जिस तरह गोली चलती है उस तरीके से इसके जो सीड्स हैं वो इसमें से बाहर निकलते हैं। तो ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, आप प्लांट का नाम भी याद कर लें, आप उसके मैकेनिज्म का नाम भी याद कर लें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जिसमें ऐसे पौधे का जिक्र आ जाए जो कॉमन ही ना हो, तो वो हमेशा अनसीन होता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपस हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल इन। पेपस एक स्ट्रक्चर है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये किन पौधों के अंदर सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है? अब ये कोई फूल बने, ये उनके सीड्स हैं और उनके डिस्पर्सल में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो ये कौन सा पौधा है जिसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं? चार फैमिलीज हैं, ब्रासिकेसी, एस्टेरेसी, मालवेसी और सोलानेसी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर है वो है फैमिली एस्टेरेसी, यानी कि सनफ्लावर की जो फैमिली है वो वाली फैमिली। तो सनफ्लावर के अंदर तो पेपस हमें इतने दिखाई नहीं दिए, लेकिन ये हमारे पास ऑन स्क्रीन सोनकस एस्पर है, इसको पंजाबी में
और उर्दू में दोनों में माई बुड्ढी कहते हैं, गरवा भी कहते हैं, और जुबानों में इसके और भी नाम होंगे। तो इसके जो फूल हैं वो पेपर्स की मदद से अपने सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स आर। कोई ऐसे पौधे हैं जो नाइट्रोजन की कमी के बावजूद अच्छा ग्रो कर जाते हैं, मतलब उन्होंने कोई बंदोबस्त कर रखा है कि अगर जमीन से नाइट्रोजन नहीं मिल रही तो कहीं और से लेंगे। तो ऐसे प्लांट्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो पौधे जो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को इंसेक्ट से पूरा कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन में कुछ पौधों के नाम भी हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिचर प्लांट है, ब्लैडर वर्ट्स हैं, सनड्यू है, कॉर्क स्क्रू प्लांट्स हैं। इनमें से वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, सनड्यू ये आप एफएससी की बुक्स में पढ़ के आए होते हैं। ब्लैडर वर्ट्स, कॉर्क स्क्रू ये थोड़े से नए नाम हैं। तो ये पांचों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स में ग्रो करने में इन्हें कोई हर्ज नहीं है, ये अपनी कमी इंसेक्ट्स को शिकार करके पूरी कर लेते हैं। ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ओट गंदुम का, वीट का कजन प्लांट है, फैमिली ग्रेमिनी है, फैमिली पोएसी है। इसके अंदर अगर ग्रे स्पॉट बन जाए तो वो इनमें से कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी होगी? राइट आंसर है मैंगनीज। अगर इनमें मैंगनीज की कमी होगी तो ये ग्रे स्पॉट्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। पौधों को कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत कम मिकदार में होती है, होते बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मिकदार कम चाहिए होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो चार हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हमने ढूंढना है कि इनमें से हमारा जो राइट वाला है वो कौन से वाला है। तो सबसे पहले है मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, आयरन है, कॉपर है, कैडमियम है। क्या ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम देख लेते हैं। आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर और मोलिब्डेनम। जबकि जो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सल्फर है। तो अब यहां पर हम वो सेट मैच कर सकते हैं जो कि सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमारा यहां पे राइट आंसर है कॉपर, आयरन, जिंक, बोरॉन, मैंगनीज। ये जो सिलिकॉन वाला ऑप्शन है या फिर ये मैग्नीशियम वाला ऑप्शन है, मैग्नीशियम मैक्रो न्यूट्रिएंट आ गया, सिलिकॉन ना माइक्रो है ना मैक्रो है। और फिर हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम का अगेन जिक्र आ गया, मैग्नीशियम फिर हमारे पास मैक्रो है। तो सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें पांचों के पांचों जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द असिमिलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी को कौन स्टोर करता है, एनर्जी को कौन असिमिलेट करता है? तो वो कंपाउंड है हमारे पास एटीपी और NADPH2। कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होती है, वो असिमिलेटरी पावर नहीं है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस विल प्रोसीड अप टू। किसकी लिमिट आने तक फोटोसिंथेसिस जारी रहेगी? मॉइस्चर, लाइट, विंड? नहीं, ये तीनों चीजें तो पौधे के लिए ठीक है, ये जितनी ज्यादा भी हो जाए ये एक हद से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन टेम्परेचर वो एक ऐसी चीज है जिसकी पौधों के लिए लिमिट होती है कि अगर टेम्परेचर एक हद से आगे बढ़ेगा तो पौधे अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस को भी स्टॉप कर देंगे। सो फोटोसिंथेसिस विल प्रोसीड अप टू द लिमिट ऑफ टेम्परेचर। राइट आंसर इज लिमिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्रांस टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन। ये क्रांस टाइप की एनाटॉमी कौन से पौधों में पाई जाती है? तो पहले क्रांस एनाटॉमी कहते कैसे हैं, किसे हैं? अगर किसी पौधे में जाइलम फ्लोएम के गिर्द बंडल शीथ सेल्स पाए जाते हों तो उसे क्रांस एनाटॉमी कहते हैं। बंडल शीथ सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये इस सर्कल के अंदर आपके पास है जाइलम और फ्लोएम, और उसके बाहर एक पूरा घेरा है सेल्स का। इन सेल्स को हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल्स को शीथ कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये क्रांस एनाटॉमी है। ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी कि सारे पौधों में ये नहीं है लेकिन कुछ पौधों में ये है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कौन से पौधों में है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है C4 प्लांट्स यानी कि ग्रासेस, उनके अंदर ये क्रांस एनाटॉमी हमें मिलती है। नेक्स्ट है म्यूक मैस फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स या हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस किस चीज को एक्सप्लेन करता है, कौन से प्रोसेस को? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपरेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसलोकेशन। द राइट आंसर इज
ट्रांसलोकेशन, यानी कि पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेटिक फूड तैयार हुई होती है, जो फोटोसिंथेट तैयार हुए होते हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट को जो मैकेनिज्म जो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है, दैट इज म्यूक मैस फ्लो हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर, पौधे को मैग्नीशियम क्यों चाहिए? डिटेल में जाएं तो बहुत सारे अनसीन प्रोसेसेस के लिए चाहिए हो सकती है, यानी कि मैग्नीशियम में भी किसी ऐसे एंजाइम का कोफैक्टर हो जो प्रोटीन सिंथेसिस में कहीं ना कहीं चाहिए, लेकिन यहां पर हमें ढूंढना है मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन। मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन है हमारे पास क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जो ऊपर पोर्फिरिन रिंग बन रही होती है, उसके अंदर जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम होगा क्लोरोफिल होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा क्लोरोफिल नहीं होगा, चाहे बाकी सारी चीजें मौजूद हो। सो राइट आंसर विल बी क्लोरोफिल सिंथेसिस। आपके सामने ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है और आपको यहां पर ये मैग्नीशियम बना हुआ नजर भी आ रहा है। एक मैग्नीशियम जिसके साथ 4 नाइट्रोजन है, जिसके बाहर मजीद रिंग्स हैं, और पायरोल रिंग्स और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम सब मिलकर कहलाते हैं पोर्फिरिन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 प्लांट्स अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ। C3 प्लांट्स का बड़ा सिंपल था कि बाहर एपिडर्मस है, अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस, दरमियान में मेसोफिल सेल्स हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? C4 प्लांट्स में क्या गार्ड सेल्स कर रहे हैं? गार्ड सेल्स रूटीन में तो सारे पौधों में करते ही करते हैं, वो C3 टाइप की है। क्या वो बंडल शीट सेल्स कर रहे हैं या मेसोफिल सेल्स बाकियों की तरह कर रहे हैं? तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो प्रोसेस है ये मेसोफिल सेल्स ही करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेसोफिल सेल, उसके अंदर है बंडल शीट सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, यानी कि एक 3 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके बन जाता है 4 कार्बन कंपाउंड और वो स्टोर हो जाता है। वहां से उसने जाना होता है बंडल शीट सेल्स में, जहां पर उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, यूज करना, ये जिम्मेदारी है मेसोफिल सेल्स की। नेक्स्ट है हील रिएक्शन अकर्स इन। हील रिएक्शन किन में होता है? किसकी मौजूदगी में होता है, किसकी गैर मौजूदगी में होता है? हील रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसको आप जी स्कीम भी कहते हैं, जिसको आप नॉन ऑक्सीडेटिव नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की इब्तिदाई फेज है। तो इसमें किस चीज का होना या किस चीज का ना होना मैटर करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। हील रिएक्शन किन में होगा? क्या ये हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स में होगा, यानी कि पहाड़ी इलाकों के पौधों में होगा? नहीं, ये सारे पौधों में होगा। क्या ये टोटल डार्कनेस में होगा? नहीं, ये लाइट की मौजूदगी में होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन है। क्या ये पानी की मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में होगा? नहीं, पानी की मौजूदगी जरूरी है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इस रिएक्शन को ड्राइव करती है। हमारा राइट लास्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ फेरिक साइनाइड, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसकी मौजूदगी में ही हील्स रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम भी है, दैट इज EMP पाथवे। ये उन 3 साइंसदानों के नाम पर है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। 2 साइंटिस्ट वर एम्डन मैरूफ और जैकब कैरोल पेर्नस। तो एम्डन E, मैरूफ M और पेर्नस P, उन तीनों के नामों पर इसे EMP पाथवे कहते हैं। क्रेब्स साइकिल किन में होता है? क्रेब्स साइकिल हमें पता है सेलुलर रेस्पिरेशन में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पर? आउटर मेम्ब्रेन में या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में या इनर मेम्ब्रेन पे या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मिनरल एक्टिवेटर नीडेड फॉर द एंजाइम कार्बोक्सिलेज ऑफ TCA साइकिल। यानी कि ये TCA साइकिल जो है, इसमें कार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए कौन सा मिनरल एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है? राइट आंसर है हमारे पास आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूमारेज एंजाइम क्या करता है? फ्यूमारेज एंजाइम वो है जो फ्यूमेरिक एसिड को कन्वर्ट करता है मैलिक एसिड में। ये आप पढ़ते हो क्रेब्स साइकिल के दौरान, फ्यूमारेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट। तो फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ATP सिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन्स किस में से गुजरते हैं? तो ATP सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, जहां पर रेस्पिरेटरी चेन काम करती है। वहां पर मौजूद होते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि साइटोक्रोम 1, 2, 3 एंड 4। ये सारे रिक्वायर्ड होते हैं ATP सिंथेसिस के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास करते हैं और फाइनली उसको एक्सेप्ट करती है ऑक्सीजन। लेकिन चूंकि यहां पर बात जस्ट पास करने की हुई है, तो यहां पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी साइटोक्रोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को इनमें से कौन एक्सेप्ट करता है? तो एटीपी, एफएमएन और को एंजाइम ए को जरूरत नहीं है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की। यहां पर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की जिम्मेदारी है एनएडी की, जो रिड्यूस होकर बन जाता है NADH2। सो एनएडी इज यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इसी की तरह एफएडी भी होता है, वो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन। मैंने अभी जिक्र किया कि रेस्पिरेटरी चेन में यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम्स में से गुजरते हैं, लेकिन फाइनली उनको एक्सेप्ट करने का काम ऑक्सीजन करती है। सो राइट आंसर विल बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज रिच इन ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट विल बी। देखें रेस्पिरेशन में कोई भी सब्सटेंस जब टूटती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। सो राइट आंसर विल बी कि कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो उस सूरत में रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का जो फार्मूला है इसके ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से वो एक से ज्यादा वैल्यू देगा और हमारा राइट आंसर होगा मोर देन 1। तो ये बात सेकंड ऑप्शन पे आकर रुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन रिच पल्सेस हैव आरक्यू इक्वल टू। जो दालें हैं, जो पल्सेस हैं, उनकी आरक्यू वैल्यू क्या है? तो उनकी आरक्यू वैल्यू होती है लेस देन 1, क्योंकि जो प्रोटीन है उसकी वैल्यू 0.9 है, फैटी एसिड की 0.7 है, ग्लूकोज की 1 है। तो यहां पे राइट आंसर होगा लेस देन 1। वाउंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स रिजल्ट्स इन। अगर पौधों में कुछ चोट लग जाती है और उसकी वाउंडिंग होती है, वो जख्म बनना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है, तो क्या होगा? पौधों में रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। पौधों में इंक्रीज रेट होगा रेस्पिरेशन का, क्योंकि वाउंड की हीलिंग भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज। एक एंजाइम है जो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो उसका इनहिबिटर कौन है? उसका इनहिबिटर है मेलोनेट, जिसे आप मेलोनिक एसिड भी कहते हैं। तो ये आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में पढ़ते भी हो। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह का पाथवे है? क्या इसमें चीजें बनती हैं या टूटती हैं, या दोनों काम होते हैं? तो दोनों काम होते हैं। राइट आंसर विल बी एम्फीबोलिक। ये एम्फीबोलिक पाथवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीपी मींस। टीपीपी कहां पे ये टर्म यूज की जाती है? ये कोफैक्टर है थायामीन पायरोफॉस्फेट, ये विटामिन बी से बनने वाला कोफैक्टर है, तो इसके लिए टर्म यूज की जाती है टीपीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइटोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? 4 हैं, साइटोक्रोम 1, 2, 3 एंड 4। राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ फॉल अकर्स व्हेन द कंटेंट ऑफ। पौधे पत्ते कब गिराते हैं? जब उनके ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन ज्यादा बनते हैं, यानी कि अब्सिसिक एसिड ज्यादा बनता है और ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कम बनते हैं, यानी कि ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है। तो अब्सिसिक एसिड ज्यादा बनने का ऑप्शन इसमें है नहीं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑक्सीजन डिक्रीजेस। तो यहां पर ये हमारा सारा पेपर मुकम्मल हुआ। आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं। अगेन आप लोगों को बताता चलूं कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होना है 31 अक्टूबर को, उनके लिए सेशन का आगाज 1 अक्टूबर से हो चुका है। भरपूर तरीके से तैयारी हो रही है। आप फौरी तौर पर सेशन ज्वाइन करें ताकि आपका कोई दिन अजाया ना हो। अगर आप अक्टूबर के पहले 4, 5, 6 दिन अजाया कर चुके हैं तो उसके बावजूद अभी हमें ज्वाइन कर लें, ताकि आपके मजीद जो टाइम है उसको हम बचा सकें, पॉजिटिवली यूज कर सकें। जिस तरह हमने ये एक पेपर डिस्कशन की है, हम रोजाना इस तरह की टेस्ट डिस्कशन करते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे सेशन में होते हैं, और उनके साथ एक एक एमसीक्यू पर बहस होती है, और हम देखते हैं कि उनकी वो तमाम मिस्टेक्स रिपीट ना हो और उनकी तैयारी अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सके। तो मुकम्मल वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।